हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। मैंने आपसे दोस्तों ये कहा था कि लास्ट क्लासेस में कि भाई 2013 से हम स्टार्ट करेंगे। और डेली जो है जो मेंस का आपको जो पीवाई क्यू है कैसे करना है, मॉडल आंसर कैसे रहेगा। और अभी हम जो है ना तो पूरा जो है 2013 से 2024 तक की कंप्लीट पीवाईक्यू मेंस का यूपीएससी का डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस का भी डिस्कस करेंगे, बिहार पीसीएस का भी डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो है, अब जैसे कि मैंने आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन उठाया है तो हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ पोर्शन मैं डिस्कस करूं, कुछ पोर्शन जो है ना पुष्पेंद्र डिस्कस करें, कुछ पोर्शन ऋचा मैम डिस्कस करें और हमारी जो है टीचर डिस्कस करें। तो चलो, हमने स्टार्ट तो किया ही है। मैंने आपको 2 दिन पहले जो है क्वेश्चन दिए थे। आज उसी के आगे दो क्वेश्चन और देंगे। और जो वो जो क्वेश्चन दिए थे उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो याद करो ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, आप एक काम करना कि मैं जो आप दोनों मीडियम वाले बच्चों को करना है। मुझे जो मेरा जो नंबर है वहीं पर मुझे सबमिट कर देना है। मैं आपको जो है ना, जब देखो, समझने के लिए तो फॉर्मेट कैसा रहेगा, डेली एक कंप्लीट जो है 2 या 3 क्वेश्चन का, जितने हम क्वेश्चन देंगे उनका एक जो है ना मॉडल आंसर सहित समझाते हुए एक तो वीडियो आ जाएगा। दूसरा, आप हमें जो है जब व्हाट्सएप पे सबमिट कर दोगे तो हम आपको कॉपी इवेल्युएट करके ये भेज देंगे कि भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक करे हो, यहाँ पे नहीं, तो वो भी कर देंगे। तो आपको एक कंप्लीट एक डिटेल एनालिसिस भी हो जाएगा, साथ में आपका जो है ना मॉडल आंसर मिल जाएगा। देखो, क्वेश्चन ये था कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में लिखना था। तो देखो, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, इसमें जो है पार्ट 1 ए था, ये था कि आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित जो तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। और दूसरा ये था कि भाई जो है मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का जो है उच्च स्थान है, विवेचना कीजिए। इनका मैंने आपसे कहा था कि आपको इसका जो है आंसर मेरे व्हाट्सएप पे सबमिट करना है लिख के। हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, बस उसका आंसर जो है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में भी बोलते चलें। तो ये तो आज मैं इनका जो है एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो आगे के क्वेश्चन हैं कि आपको कल जो है, कल इसी टाइम तक आपको मेरे व्हाट्सएप पे 24 घंटे का प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो कल के लिए, यानी कल के लिए मतलब आज कौन सा डेट है भाई, 10। तो 11 सितंबर के लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन सोसाइटी से है। अगला है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, व्याख्या कीजिए। ये 3 क्वेश्चन कल की क्लास में हम इनका जो एक्सप्लेनेशन है, इनका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। लेकिन ये आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया था वहां पर सबमिट करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें, इंग्लिश में भी जो है प्रॉपर। और ये आपका जो मेंस वाला 2013 में जो पहला जीएस फर्स्ट पेपर था वही है। अब चलो हम मॉडल आंसर आते हैं। मॉडल आंसर के पास तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन याद करो, हमने जो अभी आपको दिया था। मैंने प्रॉपर इसमें जो है ना, देखो, आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगम साहित्य से दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति की अपेक्षा, कह रहा है संगम साहित्य से दक्षिण भारत की, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में अधिक जानकारी मिलती है, चर्चा कीजिए। तो अब इसका मॉडल आंसर कैसे रहेगा? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ये है कि देखो, आपका जो फॉर्मेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि इंट्रो आप लिखोगे, इंट्रो, फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी और कंक्लूजन,
कंक्लूजन। तो बताओ कि इंट्रो में हमें क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई संगम साहित्य क्या है। अच्छा, संगम, आपको संगम साहित्य की देखो, अभी हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि संगम इतिहास, जो संगम कालीन इतिहास दक्षिण भारत का, उस इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं कि भाई जो है देखो, इसका मॉडल आंसर इंट्रो ये ऐसा होगा कि जो शिल्पादिकारम, जो संगम साहित्य का उस समय का जो है ये प्रमुख क्या है, शिल्पादिकारम ग्रंथ है। और मणिमेखलाई, ऐसी रचनाओं से दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में बहुत थोड़ा बहुत जानकारी तो दी गई है। मतलब हमें कहा जा रहा है कि जो शिल्पादिकारम है उस समय का जो ग्रंथ है, और मणिमेखलाई से हमें उस समय के जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसके बारे में जो है थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है। लेकिन वह जानकारी पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो क्वेश्चन है कि भाई संगम साहित्य में जो राजनीतिक घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो बहुत एग्जेजरेट करके प्रस्तुत किया गया है। और इन क्षेत्रों में जो इस क्षेत्र के राजवंश हैं तो उनका उल्लेख किया गया है, और उनके नाम का जो है, उनका जो कल्पना करी गई, यानी उनके नाम जो है वो काल्पनिक थे। और उनके समर्थन में हमारे पास कोई पुरातात्विक एज वेल एज कोई साक्ष्य नहीं है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई उस समय के राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत तो जानकारी नहीं मिलती है। तो हमें जो उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में इतनी जानकारी है कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कि कुछ जो घटनाएं हैं और उस समय के जो राजे रजवाड़े हैं उनको थोड़ा से बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। और उस समय के जो रजवाड़ों का, जो राजाओं का नाम है, तो वो काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि उनका जो है कोई बहुत पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। आपने ये इंट्रो में लिखा, अब जैसे इंट्रो में लिखा तो तुरंत आप आगे चलोगे कि संगम साहित्य मूलतः तमिल साहित्य, इसकी रचना जो है 1 से 3री सदी के दौरान, आप इंट्रो वाले ही पोर्शन में, कि 1 से 3री सदी के दौरान होती है। और संगम शब्द जो है तमिल कवियों की एक जो है सभा, यानी जो गोष्ठी बोलते हैं, या साथ मिलने को कहते हैं। यानी संगम शब्द का कैसे संगम का मतलब ही होता है मिलना, साथ बैठना। तो संगम ये तमिल जो है कवियों की एक सभा होती थी, संगोष्ठी हुआ करते थे। अब दक्षिण भारत के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जो है देनी है, वही दरअसल मेन। तो ये अब देखो, इंट्रो हमने डाल दिया। अब ये आपका जो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का मेन बॉडी होना चाहिए। मेन बॉडी क्या होगा? ये मेन बॉडी होगा। और मेन बॉडी में, क्योंकि मेन बॉडी में आपको फोकस क्या क्या होना चाहिए, आपको जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ जो है सोशल कंडीशन क्या है, सोसाइटी कैसी है, सोशल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, मेनली यही फोकस करना है हमें। तो चलो चलते हैं कि हम भाई दक्षिण भारत की आर्थिक जीवन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आपको कि आपका ये पता कहां से चलता है। भाई अगर हमें वहां की बारे में, वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य होने चाहिए। लिखित साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? वो संगम साहित्य में मिलेंगे। संगम साहित्य क्या है? मणिमेखलाई शिल्पादिकारम, तो कुछ ऐसे साहित्य हैं तो उनसे हमें जो है जानकारी मिलती है। तो संगम साहित्य में जैसे आर्थिक जीवन, तो संगम साहित्य से हमें व्यापार की और वाणिज्य के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब व्यापार के और वाणिज्य के बारे में भाई हमें इकोनॉमिक कंडीशन जानना है। तो इकोनॉमिक कंडीशन में आप क्या क्या देख सकते हो कि वहां का भाई जो है क्या है, व्यापार कैसा है वहां पर। आपको कुछ फैक्ट, कुछ जो है ना पॉइंट पता होने चाहिए कि भाई वहां की व्यापारिक स्थिति कैसी थी। वहां व्यापारिक स्थिति के साथ साथ जो है आपकी कृषि कैसी थी, कृषि कैसी थी, वहां उद्योग कैसा था। अगर ये आपको पता है तो वहां के आप आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लगा लोगे। तो चलते हैं कि सबसे पहले जो व्यापारिक स्थिति, तो व्यापारिक स्थिति में देखोगे कि अगर आप जो है उस समय के संगम साहित्य के इतिहास से और उस समय के ग्रंथों से हमें यह पता चलता है कि ये जो दक्षिण भारतीय जो लोग हैं इस समय सामान्यतः बेटा जो है 3 जो है राजवंश है। एक चेर है इधर केरल वाले साइड पे, इधर आपके जो है ना ये वाला जो ये चोलों का क्षेत्र है, ये वाला जो पोर्शन है ये चोलों का क्षेत्र है। और ये तमिलनाडु जो आज का है
ये पांड्यों का क्षेत्र है। ये 3 राजवंश हैं उस समय, और इन राजवंशों का जो व्यापारिक स्थिति क्या है ये ध्यान देना है। व्यापारिक स्थिति खास करके हम कैसे पता चलेंगे करेंगे, तो हम देखेंगे कि इनका रोमन साम्राज्य के साथ क्या क्या किस किस चीज का व्यापार होता था। अब व्यापार कैसे होगा? व्यापार इनका 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो विदेशी व्यापार, एक तो विदेशी व्यापार, और एक भाई देशी व्यापार। देशी मतलब आंतरिक व्यापार, देशी व्यापार। तो आप बताओ कि देशी व्यापार में, अब देखो यहां पर स्मार्ट राइटिंग का मतलब क्या है। देशी व्यापार में आपको तुरंत कनेक्ट करना चाहिए कि अच्छा, चेरों के पास क्या बहुतायत है, चोलों के पास क्या बहुतायत है, पांड्यों के पास क्या बहुतायत है, और क्या आपस में ये कनेक्टेड है, आपस में व्यापार के साथ कनेक्टेड है, व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपस में व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, चलो कलर चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो आंतरिक व्यापार है, यहां आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार क्या है बेटा, वो फल फूल रहा है। अब आपको यहीं से जो है, जो विदेशी या बाह्य व्यापार की चर्चा करना है। बाह्य व्यापार की कैसे चर्चा करोगे कि भाई देखो इस समय जो है ना, जैसे कुछ क्या है बंदरगाह, ये कोरकई, इधर अरिकामेडु है, और इधर जो है मुचरी है, ये जो बंदरगाह है, इन बंदरगाहों से बेटा विदेशी व्यापार हो रहे थे। अब बताओ विदेशी व्यापार ये किस किस चीज का करेंगे, ये जो इनके पास बहुतायत होगी। तो भाई ये समुद्र के किनारे हैं, तो ये जो है यहाँ इनके पास मोती का ये उत्पादन करते थे। अब भाई कर्नाटक जो है, कुलार की खान कहाँ है, तो ये सोना का भी इनके पास जो है भंडार हुआ करते थे, सोने के भी भंडार हुआ करते थे। ठीक है। अब बताओ अगर ये रोमन्स रोमन्स के साथ जो है व्यापार करेंगे, तो ये किसके लिए जो है, इनके पास जो सबसे ज्यादा, ये भाई देखो ये जो क्षेत्र था ये बहुत ठंडा प्रदेश था, और ठंडा प्रदेश था तो यहाँ पर जो है आज भी आप देखोगे कि जैसे शराब जैसी चीजों का सेवन ठीक ठाक होता है या बहुतायत होता है। ठीक है। और शराब जो है ये किसका प्रतीक है, शराब आप देखोगे लग्जरी का प्रतीक है। ठीक है। तो अगर ये लग्जरी का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं भाई इनके साथ व्यापार में जो राजे रजवाड़े हैं तो जुड़े रहे होंगे। तो इनके यहाँ आप देखोगे कि हमारे यहाँ से जो है मोती है, सोना है, ये और चीजें जो है ना, यहाँ रोमन के यहाँ हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। लेकिन हम रोमन से क्या करते थे, शराब का आयात करते थे। ठीक है। दासों का भी आदान प्रदान हुआ करता था, जो दास होते थे दासों का भी आदान प्रदान हुआ करता था। तो इससे जो इसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब बताओ अगर कोई स्टेट, अगर बाह्य व्यापार उसका इतना बेहतर है, तो आप बताओ कि वहां की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और अगर वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो इसका प्रभाव बेटा समाज में भी दिखेगा, इसका प्रभाव राजनीति में भी दिखेगा। अब इसका प्रभाव, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी की बेहतर है, तो वह जो है उसका प्रभाव पॉजिटिव तौर से हर एक क्षेत्र में बेहतर होगा, उसका प्रभाव कल्चर में भी दिखेगा। जब इसका प्रभाव समाज में देखेगा, तो देखोगे कि समाज में बहुत क्लैश नहीं होंगे, दंगे नहीं देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उत्तर भारत में आप देखो ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ जब आप देखोगे ना कि कई प्रकार से क्लैश देखने को मिल रहे हैं, पर वहां पर क्लैश देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहां का व्यापार, भाई आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ठीक ठाक है। अब यहाँ पर आपको तुरंत जो है दिमाग में आना चाहिए कि चलो ठीक है, आपने व्यापार समझ गए, अब बताओ कि यहां पर ये जो है कावेरी का डेल्टा है, भाई वही है ना, ये फर्टाइल है। तो फर्टाइल है तो भाई कच्चा मटेरियल, जो कच्चा माल है इनके पास क्या होगा, वो भी होगा। तो कच्चा माल, अब ये जो चोल किसको, चेरों को भी और पांड्यों को भी जो क्या करेंगे भाई, जो है आंतरिक व्यापार फले फूलेगा। इसके साथ साथ अब एक चीज यहां पर आता है कि देखो इस समय जो है टैक्सेशन की कोई वैसी व्यवस्था डेवलप नहीं हुई है कि टैक्सेशन की बहुत भारी भरकम व्यवस्था डेवलप हो गई हो। तो यहां पर कोई प्रॉपर टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं है, टैक्सेस नहीं है, पर हाँ कच्चा है माल जो है इनके पास उपलब्ध है, क्योंकि ये बहुत जो है डेल्टा फर्टाइल है। तो जब जब डेल्टा फर्टाइल है तो फैक्ट्री देखने को मिलेगी, और इसका असर जो है आप इसके बाद जो कि 20वीं शताब्दी पर देखोगे कि इन क्षेत्रों में, खास करके आप इधर जो है साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में, फिर उधर जो है बंगाल वाले रीजन में, इन क्षेत्रों में जाके अंग्रेज भी आके अपना क्या करेंगे कि अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे। जैसे भी जो है यूरोपियों का आगमन होगा, तो ऐसे ही क्षेत्रों पे देखोगे, तो
उसका असर क्यों, क्योंकि उनको आसानी से जो है ना, पहली बात तो ये कि भाई यहाँ पर बंदरगाह है तो व्यापार कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कि भाई ये फर्टाइल एरिया भी है। और आप एक चीज ये भी तो देखो ना कि ये दक्षिण भारत वाला एरिया है, और दक्षिण भारत का एरिया है तो रोमन साम्राज्य से भाई ये जो है ना किसका ये कर रहे हैं, ये जो है ना गरम मसालों का भी, तो जो गरम मसाले हैं ना, जैसे कि गरम मसालों में जो है ब्लैक पेपर है, तो इलायची है, तो गरम मसाले और जो है इनका जो है ये खूब ठीक ठाक जो है उत्पादन कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की आप आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए, तो आसानी से आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, देखो आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। स्मार्ट राइटिंग का आजकल मतलब ये है कि अगर आपको मैप वैप और ये फॉर्मेटिंग आती है तो लिखना भी कम पड़ेगा और चीजें भी देखने को ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, और देखो एग्जामिनर को जब कोई चीज आसान भाषा में मिल जाती है, चीजें इजी, तो मार्क्स भी बेहतर देगा। अब देखो इन ग्रंथों में युद्धों और लूटपाट की चर्चा मिलती है, युद्धों की भी और लूटपाट की चर्चा मिलती है। तो ऐसा लगता है कि व्यापार लूटपाट की आय के मुख्य साधन रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो इनकी, अब देखो कावेरी डेल्टा, वही मैंने बताया कि भाई उर्वरता के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कृषि, अब जब कृषि यहाँ क्या होगी, फले फूलेगी, जब कृषि फले फूलेगी तो आप देखोगे कि जो है इनकी आय का एक साधन होगा। वहीं दूसरी बात जो है, कृषि से ही इनके सैन्य और प्रशासनिक खर्चे भी तो चलेंगे। ठीक है, अब कच्चा माल आसानी से मिल रहा है तो बताओ ये उद्योग भी तो फले फूलेगा कि नहीं फले फूलेगा, उद्योग फले फूलेगा। विदेशी व्यापार क्या होगा, विदेशी व्यापार भी फले फूलेगा। घरेलू व्यापार भी, जो आंतरिक व्यापार है वो भी फले फूलेगा। ठीक है, विदेशी व्यापार में मैंने बताया कि कहां कहां भाई ये किस किस चीज का निर्यात करेंगे, सोने का करेंगे, काली मिर्च का करेंगे, रेशम का करेंगे। और दक्षिण भारत में भाई जंगल भी बहुत है, उस समय देख रहे हो अभी भी, आज भी है। तो हाथी खूब पाया जाता है, तो हाथी दांत, और हाथी दांत से जो है अनेक प्रकार के ऑर्नामेंट और बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो ये हाथी दांत का भी निर्यात करेंगे। ठीक है, विदेशों और वहां से क्या लाएंगे, वहां से शराब लाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो अब बताओ, अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो उसका असर आपकी सामाजिक स्थिति में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली सामाजिक स्थिति में पड़ेगा। तो अब देखो सामाजिक स्थिति, अब सामाजिक स्थिति में पॉजिटिवली पड़ेगा, तो वही यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई दक्षिण भारत की जो सामाजिक स्थिति है वो जाति और वर्ण व्यवस्था बहुत सख्त नहीं है बेटा। अभी यहां पर जो जाति और वर्ण व्यवस्था बहुत सख्त नहीं है, और जब सख्त नहीं होगी तो बताओ, जो ब्राह्मणों को, ठीक है जो ब्राह्मण्स थे भाई इनको प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भाई जो है बहुत ज्यादा भेदभाव और जो है शोषणकारी व्यवस्था होगी, नहीं थी। तो वैदिक यज्ञों का प्रचलन हो रहा है, ऐसा नहीं कि वैदिक यज्ञों का प्रचलन हो नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई आर्थिक स्थिति बेहतर होने के चलते समाज में लगभग सभी के पास पैसा है। तो आप देखोगे कि ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित स्थान तो प्राप्त है, लेकिन जो समाज का और वर्ग है, यानी जो बेल्लार हैं, जो बेल्लार बेल्लार ये दरअसल जो है इनका बहुत ज्यादा रोल प्रशासनिक ताने बाने में रहा, तो इन्हीं की नियुक्ति होती थी, तो ये सारा चीज संभाल रहे हैं, तो इनका ठीक ठाक अपना स्थान है। अब समाज में देखो, कोई भी समाज होगा तो भाई दो वर्ग तो पाया ही जाएगा, एक धनी वर्ग होगा और एक जो है पुअर वर्ग होगा, जो है गरीब वर्ग होगा। तो जो धनी वर्ग होगा वो भाई उसके पास संसाधन है, अगर संसाधन है तो बेहतर जो है खाएगा, बेहतर, तो वो पक्के मकानों में रह रहा है। जो गरीब वर्ग है भाई ये कच्चे मकानों में रह रहा है, क्यों, क्योंकि भाई इनके पास जो है संसाधनों की क्या है, कमी है, संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है। इसके बाद अब बताओ, महिलाओं में जो है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता थी, महिलाएं स्वतंत्र थी, और खास करके ये जो है ना शादी करने के लिए जो है इनको प्रॉपर राइट्स था। ये शादी मतलब ये अपनी मन मर्जी से शादी कर सकती थी इनको, जैसे कि आप जो है ये कह सकते हो कि जो लव मैरिज कर सकती थी, बहुत ज्यादा वैसा समाज क्लिष्ट नहीं था। वहीं दास प्रथा का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन जो है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दास प्रथा जो है प्रचलित रही होगी। साथ में जो है अब एक सामाजिक व्यवस्था में आप देखोगे कि जब चीजें
चीजें बहुत जो है सब नॉर्मल हैं। अब यहाँ मृत्यु के बाद जो है दो प्रकार का, एक तो अग्निदाह है कि लोग जो है, और दूसरा समाधिकरण है। दोनों प्रकार की जो है व्यवस्थाएं संस्कार यहाँ पर डेवलप हैं कि लोग जो है अग्निदाह भी कर रहे हैं, कुछ जो है समाधिकरण जो है जो मिट्टी में जो है क्या कर रहे हैं, समाधि मतलब जो है गाड़ करके। तो ऐसी सामाजिक स्थिति थी। अब बताओ, इतना सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब हमें जो है, अब इसको मैं बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट पे भी, तो तुरंत आप चले चलो कहाँ, संगम काल में। तो मैंने यहां पर जो है, यहां पर देखो, हमें अगर ये पता है तो देखो सबसे पहले कि भाई दक्षिण भारत जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है, और इसमें लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक, यानी करीब जो है 300 बीसी से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 एडी तक का है। कितना? 300 एडी तक का है। इसके बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? संगम काल के नाम से जाना जाता है। यही टाइम दक्षिण भारत के इतिहास में, और कहाँ का? कृष्णा से तुंगभद्रा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, ये यही जो है यही वाला जो एरिया है वो संगम काल के तौर पे जाना जाता है। अब बेटा संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था। जो संगम क्या है, ये जो संगम है ना, ये जो तमिल कवि थे उनका संगम था, ये गोष्ठी थी, ये सम्मेलन था, जो कि संभवतः ये जो है इनके जो प्रमुख या जो है राजाओं के संरक्षण में ये गोष्ठी होती रही होगी या आयोजित होती थी। अब 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। एक पांड्य राजाओं के द्वारा भाई इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया जाता था, मैंने आपको 3 रजवाड़े बताए, और ये साहित्यिक रचनाएं जो है द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने हैं, द्रविड़ साहित्य के जो दक्षिण भारत का जो साहित्य है। अब तमिल जो किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि भाई प्राचीन भारत में 3 संगम यानी तमिल कवियों का समागम हुआ था या आयोजन हुआ था, और इसी को हम क्या कहते हैं? मुचंगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को मुचंगम। तो पूछा, पीटी में कभी पूछ सकता है कि मुचंगम क्या है, तो जो दक्षिण भारत में जो 3 संगोष्ठी हो रही हैं उसी को जो है ना मुचंगम कह देते हैं। अब ये माना जाता है कि जो पहली संगोष्ठी है, प्रथम जो संगम है वो मदुरै में आयोजित हुई थी। मदुरै कहाँ का प्रमुख शहर है? ये कमेंट करके आपको बताना है कि पांड्यों का है, चेरों का है या चोलों का है। मैंने जो मैप बताया था तो वहां पे मदुरै का जो है मैंने वो भी जो है पॉइंट आउट किया था, तो लेकिन आपको करना बताना है। तो इस संगम में जो है देवता और महान संत शामिल हुए थे। किसमें? जो पहली संगम होती है, और इसका कोई साहित्यिक ग्रंथ हमारे पास हालांकि उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद दूसरा जो है संगम है, इसको हम कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। ये भी आपको मैप में पॉइंट आउट करना है। और इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ क्या है? तोलकाप्पियम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी संगम साहित्य का जो हमारे पास लिखित साहित्य है यानी तमिल व्याकरण ग्रंथ, वो क्या है? तोलकाप्पियम है। तीसरा संगम अगेन वापस से मदुरै में होगा, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ क्या हो गए हैं, इसके अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इनमें से कुछ सामग्री जो है समूह ग्रंथों में महाकाव्यों के तौर पे उपलब्ध है। अब संगम साहित्य जो है संगम युग का विवरण देने वाले प्रमुख स्रोत, तो ये आपको प्रॉपर जानकारी कि कहां कहां हमें, देखो जो चीजें वहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका ये एक डिटेल है, एक तरीके क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं नीचे बता चुका हूं कि कैसे लिखना है। अब आपको ये, जैसे कि आप सबसे पहले कि भाई उसके इतिहास को कि हम कैसे जानते हैं, तो आप वो जान गए। संगोष्ठी कैसे हुई, संगम कब कब हुई, पहली दूसरी तीसरी, ये आपको एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल गया। अब भाई जैसे संगम साहित्य, तो संगम युग का विवरण देने का एक प्रमुख, क्योंकि हम कोई भी चीज की जानकारी भाई साहित्य से ही पता करेंगे, तो संगम साहित्य मुख्य तौर से किसमें बेटा? ये तमिल भाषा में है। और संगम युग की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी हैं ये याद रख सकते हो, जो है तोलकाप्पियम है, ये व्याकरण है। दूसरा एतुतौके, फिर पत्तुपात्तु, जो है पदीनी किलक्कड़ु, ये कुछ जो है ग्रंथ हैं। शिल्पादिकारम है जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था, मणि मेखलई है, जीवक चिंतामणि है, ये कुछ महाकाव्य भी शामिल है। अब जो तोलकाप्पियम है ना बेटा, इसके लेखक कौन है? तोलकाप्पियर हैं। ये भी पीटी में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। अब ये द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र एक जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। ये व्याकरण से रिलेटेड एक ग्रंथ है, और साथ ही उस समय की जो राजनीतिक, अब देखो जरा, राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इसी वजह से मैंने आपको जब क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया था तो मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया।
ठीक है, मैंने शिल्पाधिकारम के बारे में इसी वजह से बताया कि वहां से हमें जानकारी मिलती है। अब देखो ये जो है एतुतौके, ये अष्ट संग्रह एक संग्रह ग्रंथ है। ये तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है, तीसरा संगम होता है। और ये 8 ग्रंथ में जो है, ये आप देख रहे हैं, ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसमें से जो है नन्निने है, कुरुंथौके है, एन कुरुनूर है, पदित्रपतु है, पदि पौदल है, कलिथौके है, अहना नहरू है, पुरुनहन नारू है। ये कुछ जो है प्रमुख है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कुछ जो हैं और हमारे पास जो ग्रंथ हैं अलग अलग, वो आप देख सकते हो, इसमें से प्रॉपरली मेंशन है। संगम काल के बारे में जो कुछ और जो है स्रोत हमें कहाँ कहाँ से, तो जैसे मेगस्थनीज है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, टॉलेमी है, तो ये जो है यूनानी लेखक हैं, इनसे भी हमें जो है इनके जानकारी मिलती है। और जो मैंने वाणिज्यिक व्यापार के बारे में बताया था, तो ये जो है सभी वाणिज्यिक बारों के बारे वाणिज्य व्यापार के बारे में बताते हैं। साथ में कुछ अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं, तो वो चोल, पांड और चेर के बारे में भी जो है वो बयां करते हैं। वहीं कलिंग का जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, इसमें जो है ये तमिल राज्यों का जो उल्लेख है वो वहां से पता चलता है। तो ये कुछ और अन्य जानकारी है जो तमिल साहित्य के अलावा, तो उनसे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आज संगम काल का जो राजनीतिक इतिहास है, तो आप ये राजनीतिक इतिहास जान सकते हो। ये चेरों के बारे में जान लो, ये जो चोल हैं इनके बारे में, तो एक आपको प्रॉपर जो है चोल कौन कौन से राजा हैं, ये पांड्यों के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर जो पांड्यों में जो कहाँ कहाँ इनका मेन सेंटर क्या हुआ करता था। ठीक है, चलो, और ये एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो ये चोलाज एरिया है, ये इधर, ये मैप पे देख पा रहे हो, ये आपका पांड्यों का है। ठीक है, और ये एक उरैयूर, ये बहुत प्रमुख केंद्र था ये चोलों का। ये मदुरई है, ये आप देख पा रहे हो, ये पांड्यों का। और ये जो चेरा, ये जो मुचरी है ना, जो मैंने आपको बंदरगाह बताया था, यहाँ पे आपको मणिमेखलाई है, और यहाँ पे कोरकई कुछ बंदरगाह है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पीटी में भी बन सकता है। ठीक है, चलो अब देखो संगम राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में, संगम सोसाइटी की यानी समाज के बारे में, संगम युग के जो है उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये एक पूरा डिटेल है कि आपने एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने पूछा, उस क्वेश्चन के संदर्भ में अब आपने अगर ये पूरा पढ़ लेना है, और अगर ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी बनाएगा, उसकी सामाजिक स्थिति से बनाएगा, आर्थिक स्थिति से बनाएगा, व्यापार से बनाएगा, वहां के पोर्ट से बनाएगा, प्रीलिम से बनाएगा, मेंस कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से कर पाओगे। तो हमारा यही टारगेट है कि हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट में की चीजें ऐसे तैयार करते हुए चलेंगे कि आपके दिमाग में चीजें, और देखो फॉर्मेट बनाते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत। अब देखो संगम युग की जो अर्थव्यवस्था है कि भाई वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्रमुख फसलें क्या। अब देखो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारे पास जो है एक वर्ड लिमिट होती है कि भाई हमें 200 से 250 शब्दों में लिखना है, जैसे कि उसमें उसमें हमें 200 शब्दों में लिखना था। पर यहाँ पर जब मैंने एक फॉर्मेट के बाद आपको ये बताया, तो इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो आपको प्रॉपर ये कि आप रख लोगे कि भाई हमें जो है ऐसे ऐसे काम करना है, और हमें इन तो देखो भाई अर्थव्यवस्था के बारे में ही कितनी डिटेल जानकारी दी गई है, इसमें छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी दी गई है। तो ये बेहतर चीज है इसमें। ठीक है, चलो संगम युग का हो गया। चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाओ भाई, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको, हाँ देखो एक क्वेश्चन ये है, आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। बड़ा सिंपल सा, इसमें टिप्पणी करना है कि भाई तांडव नृत्य के बारे में आपको क्या करना है, ठीक है, एक जानकारी। ये ज्यादा शब्द नहीं, 5 मार्क्स का था, और इसमें 100 शब्द में लिखना था। तो तुरंत कि भाई तांडव नाच नृत्य क्या है, तो आपने जैसे देखा कि भाई जो तांडव नृत्य है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्राचीनतम रूप है। जो तांडव है ये भारतीय जो क्लासिकल डांस है उसका एक प्राचीनतम रूप है। अब इसकी जो उत्पत्ति है वो भाई भगवान शिव के जो है ना ब्रह्मांडीय जो उसका नृत्य है, तो उस नृत्य से मानी जाती है कि इसकी उत्पत्ति जो है भगवान शिव के जो है ब्राह्मणीय जो है नृत्य से होती है। अब इस नृत्य की विशेषता ये है कि ये वही
जो है इसमें शक्तिशाली चाल होती है, त्वरित पाद और चाप जो है, चेहरे का एक उग्र भाव देखने को मिलता है। इसमें हालांकि मुझे एक फोटो कर लेना चाहिए था, लेकिन एक काम करना, जब आप फॉर्मेट करना तो फोटो बनाना बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। देखो पहले तो आप गूगल कर लेना, फिर एक तांडव नृत्य की जो है आपको थोड़ा सा जो है ना वो फोटो बना लेना, तो और उसमें कुछ चीजें दिखा दोगे, जैसे चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत, आप बस ये नहीं कि आप रचने लगो, ऐसा नहीं करना है, पर एक्सप्रेशन हल्का बहुत थोड़ा बहुत दिखा देना, एक आइडिया लगेगा, इससे एग्जामिनर को लगता है कि नहीं जो है स्टूडेंट को ये चीजें पता है। ठीक है, अब देखो ये भी माना जाता है कि भाई ये प्राकृतिक पांच तत्व कौन कौन है प्रकृति में भाई, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष, क्या करता है ये तांडव नृत्य इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने एक इंट्रो के पार्ट में देखो ये लिख लिया। अब आप ये है कि भाई भारतीय शिलालेखों में जो है, जैसे बाणभट्ट की जो है हर्षचरित है, जो उसकी जो रचना है, दूसरा जो भरत मुनि है ना बेटा, इनके द्वारा एक रचित नाट्य शास्त्र है। तो इन दोनों में जो है तांडव की जो है इसमें डिटेल जो है वो दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब तांडव की विभिन्न अलग अलग जो मुद्राएं हैं, जैसे हस्त मुद्रा है, पैर मुद्रा है, चेहरे का भाव है, वो इसमें जो है बहुत डिटेल से जो नाट्य शास्त्र की जो भरत मुनि है नाट्य शास्त्र है, इसमें उनकी जो है डिटेल मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अब तांडव नृत्य के रूप के बारे में कि भाई जो है एक आनंद तांडव होता है, रुद्र तांडव होता है, जब भगवान शिव जो है हर्ष उल्लास जो है आनंदित होते हैं, तो जो है उसमें जो है उस समय आनंद तांडव करते हैं, और जब बहुत जो है रौद्र रूप में होते हैं, क्रोध में रहते हैं, क्रोध तो ये क्रोधपूर्ण नृत्य है, तो ये जो है रुद्र तांडव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद भाई अब तांडव के जो है क्षेत्रीय विविधता भी है, जैसे देखने को कि दक्षिण भारत में भाई जो है नटराज तांडव देखने को, ये बहुत दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय रहा है, तो इसकी क्षेत्रीय विशेषता है। उत्तर भारत में भी आप इसकी जो है विशेषता देख लोगे। तो अब ये भारत की जो है विरासत का एक आप ये कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये तो आपने जो है एक तांडव के बारे में भाई 5, इसमें से जो है ना आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरे के 2 पार्ट थे ए और बी, तो इसको 100 शब्दों में लिखना था, तो एक आपने फॉर्मेट बनाया, और फॉर्मेट बनाने के बाद आपने ये चीजें लिख ली। अब अगला क्वेश्चन था कि भाई जो है दक्षिण भारत का, इसमें से मेंशन नहीं क्या कि दक्षिण भारत पर जो है शासन करने वाले चोल वंश को भारतीय कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जो है जाना जाता है। अच्छा, ये उसका दरअसल आंसर फॉर्मेट है। क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये था कि दक्षिण भारत में जो चोल मंदिर स्थापत्य है उसके बारे में हमें जानकारी देनी थी। तो भाई चोलों का जो मंदिर स्थापत्य है, तो उसके बारे में तो सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे, और इंट्रो लिखने के बाद जो है कि आपकी कैसे, क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर जो है चीजें आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन क्या था। देखो ये है क्वेश्चन, आसानी रहेगी ना कर पाने में। क्वेश्चन क्या था, ये देखो, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान था। कि मंदिर वास्तुकला के विकास में जो चोल वास्तुकला है, तो उसका एक उच्च स्थान था, उसके बारे में हमें बताना है। तो हमने इसमें देखो बहुत डिटेल से मेंशन किया है। अब वही चीज आपको यहाँ पर जो है इसमें जो आंसर आप देख रहे हैं, जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में वही देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं ये देखो, दक्षिण भारत पर जो शासन करने वाली जो चोल वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है आपको 9वीं से जो है 13वीं सदी के आसपास माना जाता है, और भारतीय जो कला में, भारतीय कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जो चोल राजवंश है वो जाना जाता है। अब चोल मंदिर निर्माण के भाई बहुत महान संरक्षक थे। उनकी स्थापत्य शैली को मंदिर वास्तुकला के विकास में जो है शिखर में लेके चले जाते हैं, ये शिखर माना जाता है। अब देखो कि कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, जो है यही पूछा है। अब उसका आपने इतना इंट्रो दे दिया कि इसका इंट्रो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब चोल स्थापत्य शैली की आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए कि भाई इनकी विशेषता क्या है, कि भाई नक्काशी, 7 विशाल गोपुरम है, मंदिर की जो है मीनारें जो है, मैं भाई बताऊंगा कि गोपुरम क्या होता है, और ये बड़े बड़े पत्थरों से जो है बनाए जाते थे। अब एक चोल राजा होते हैं, राजराज जो फर्स्ट है, ये तंजावुर का एक बृहदेश्वर मंदिर है, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये मतलब बनाया जाता है, और ये चोल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, मंदिर का जो टावर है ना, वो करीब 216 फीट के आसपास है, जो इसे भारत में सबसे ऊंचे मंदिर के टावरों के तौर पे ये जो है प्रदर्शित करता है या बनाता है।
अब चोल मंदिर, इंटरेस्टिंग बात यह है, और ये क्वेश्चन भी पीटी में भी पूछ सकता है और मेंस में, कि भाई ये केवल पूजा स्थल नहीं है बल्कि ये शिक्षा के और संस्कृति के भी क्या है, सेंटर है। अब शिक्षा और संस्कृति के सेंटर है, तो अब आप जो है ये आपकी पूरी इससे कंप्लीट सोसाइटी, इससे जो है कंप्लीट सोसाइटी कनेक्ट हो गई। कंप्लीट सोसाइटी कनेक्ट हो गई, तो अब आपको पता होना चाहिए कि बताओ कि मंदिर से सोसाइटी क्या है, कंट्रोल होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। अगर भाई सेंटर जो है मंदिर हो जाएगा तो ऑब्वियस है कंट्रोल होगी। अब इसका निर्माण न केवल देवताओं के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी किया जाता है। अब क्यों? क्योंकि भाई इस सोसाइटी कंट्रोल हो रही है ना, शिक्षा और संस्कृति मिल रही है ना यहाँ से, तो ये सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि समुदाय को बेहतर करने के लिए भी जो है ये इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि भाई जो सामाजिक समारोह हैं, जो त्योहार हैं, ये और जब ये सारी चीजें होंगी भाई, सामाजिक तो मेला और ये दुनियादारी लगेगी, तो बताओ आर्थिक गतिविधियों का सेंटर होगा कि नहीं होगा? तो आर्थिक गतिविधियों का भी सेंटर होगा। अब भाई यहाँ शिक्षा और संस्कृति हो रही है, तो बताओ स्कूल, या स्कूल के तौर पे, पुस्तकालय के तौर पे, अस्पताल के तौर पे, क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी का सेंटर हो गया ना मंदिर। तो यहीं पर अब जो वैद वैद होगा, तो भाई उनमें से जो प्रखर होगा, जो व्यक्ति जो है, जो इस चीज का जानकार होगा, वो वैद हो जाएगा। जो बहुत जो शिक्षा में उत्कृष्ट होगा वो जो है क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, वो स्कूल और अपने पुस्तकालय संभालेगा। अब भाई चोल स्थापत्य शैली में जो पूर्ववर्ती, जो इससे पहले पल्लव है, चालुक्य है, उन शैलियों के भी जो तत्व इसमें से देखने को मिलते हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। और जो चोलों के जो मंदिर है, आप देखोगे कि ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये बहुत जो है, ये एक ऐसा पत्थर है, बहुत टफ पत्थर है। तो इस पत्थर से यहाँ पर जटिल नक्काशी और जो है इसमें से एक स्थायित्व देने का प्रयास किया गया है। अब कई इस समय के जो मंदिर हैं, तो इस जो ये कसौटी है, इस पर देखने को मिलते हैं। तो ये, अब ये भी आपको 100 ही शब्दों में लिखना था। अब निष्कर्ष क्या है कि भाई चोल मंदिर जो है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए हैं, उसका एक प्रमुख हिस्सा है, और इसमें से वास्तुकारों और कलाकारों का समान तौर से ये प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब चोल मंदिर में भाई द्रविड़ वास्तुकला के कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अब भाई क्योंकि ये द्रविड़ जो शैली है वो दरअसल इसी पर बेस्ड है, तो ये मंदिर जो है चोल राजवंश के शासनकाल में बनते हैं और दक्षिण भारत के साथ साथ जो पड़ोसी द्वीप है वहां भी फैल जाते हैं। अब इन मंदिरों में सुंदर नक्काशी है, डिजाइन है। तो कुछ चोल मंदिरों के उदाहरण आप जैसे देख लें कि भाई जो बृहदेश्वर का जो तंजावुर मंदिर है, अब ये मंदिर जो दक्षिण भारत के महान जो है जीवित चोलों मंदिरों में से एक माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम का जो है मंदिर, जो है ऐरावतेश्वर मंदिर है, जो है दारासुरम का। तो यहाँ पर मैंने जो है, अब ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इसकी क्या क्या करेक्टर हैं, क्या विशेषताएं हैं। ये आपके क्वेश्चन का दरअसल, अब मैंने डिटेल लिख दिया है, जो आपका क्वेश्चन है उसी का हिस्सा है, लेकिन इतने शब्दों में नहीं लिखना है, ठीक है। तो एक फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पर तुरंत मंदिर पे आप आ जाओ, ये अब उसकी विशेषताएं लिखी हैं कि गोपुरम क्या है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखो, ये सारी चीजें तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि इतने शब्द, एक उसकी भाई किसी भी आंसर की समय से एक वर्ड लिमिट है ना। लेकिन जैसे अगर आपने मान लो तुरंत किया और आपने क्या बना दिया, एक जो है पिक्चर खींच दी, अब पिक्चर बना दी, तो आप यहाँ पर देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका मंडप है, ठीक है, ये द्राविड़ स्टाइल जो है टेम्पल है चोलों का, ये गोपुरम है, और ये आपका गर्भगृह है, और ये आपका विमान है, और ये आपका शिखर है। इतना चीज आपने बना दिया, तो एग्जामिनर को तुरंत, अब देखो आपको बार बार नहीं समझाना पड़ेगा कि भाई जो है गर्भगृह क्या है, आपने लिख दिया, बना दिया, एग्जामिनर समझ गया। विमान आपने बनाया और लिख दिया, समझ गया, तो विमान के बारे में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोपुरम के बारे में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस यही एक पिक्चर का या बेहतर फॉर्मेटिंग का या बेहतर आंसर राइटिंग का, कि आप तुरंत जो है, जैसे आपको क्वेश्चन पढ़े आपको लगे कि इसमें जो है ना आप फॉर्मेट खींच सकते हो, तुरंत एक काम करो कि आप तुरंत जो है चित्र बनाओ, कोई उसमें नानुकुट नहीं करना है, फ्लो चार्ट तुरंत बनाओ। इकोनॉमी का सेक्शन है, तुरंत बढ़िया सा जो है 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन जो बढ़िया सा फिगर बनाओ, उसका बहुत बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्या है, ये जो तीनों क्वेश्चन थे उनका आप फॉर्मेट समझ गए, मैंने जो आपको बताना चाह रहा था। चलो तो ये क्वेश्चन आज कल के लिए हैं, ये कर लो। 3 क्वेश्चन का हम जो है आंसर ऑलरेडी मैंने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस कर दिया है, हिंदी में इंग्लिश में
क्वेश्चन नंबर 3 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर दे देता हूं कि 9555031427। यहाँ पर क्या करना है कि इस पे सबमिट करना है। देखो, आंसर राइटिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया है, और इससे बेहतर, और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इससे बेहतर सर्विसेज शायद ही कोई दे कि आपको पर्सनली कोई प्रॉपर बैठ करके आपको आंसर का एक फॉर्मेट भी देगा, समझाएगा भी, और आपको एक सेल्फ वैल्यूएट भी करके देगा। और ये पूरा करके देंगे हम 2000, पूरा 2013 से लगा करके 2024। अभी हम जो है ना पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, कि जो पीवाईक्यू भले ही 20-20 या 30-30 या सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर ले कि भाई इकोनॉमी का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे, मतलब कंप्लीट। और ये सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो, हिंदी मीडियम में ये चीजें उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर हिंदी मीडियम में ये चीजें उपलब्ध नहीं है। तो बेहतर करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और देखो, मैं बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो, तो बिना मेंस के तो आपका सिलेक्शन होने से रहा, और मेंस में आप इतनी एनर्जी दो, पीटी तो हो जाएगा, इतना बहुत बड़ा रोना नहीं होता है, पर मेंस में लड़ाई है में। तो जिस साल आपको एग्जाम देना है, कम से कम आपको जो है 1500 से 2000 के आसपास मेंस के आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर इतना प्रैक्टिस है, पूरे पीवाई की होना चाहिए, 10 से 12 साल के, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के, अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगले साल जिनको एग्जाम देना है उनके लिए जो है, अगर ये 3-3 क्वेश्चन, ये अभी एक जो है पुष्पेंद्र भाई करवाएंगे, 5-6 क्वेश्चन अगर आप लिख के, मैं कह रहा हूँ पहले दिन आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप गूगल करके लिख रहे हो, लेकिन लिख तो रहे हो, स्टार्ट तो किया है। आप देखना 3 माह 4 माह बाद आप कहाँ होगे, किस स्थिति पे होगे। खुद ही आप लिख के बोलोगी सर ये बेहतर है, इसमें ये पॉइंट डाल लो, फिर हम लाइव भी लेंगे तो आपसे खुद ही पूछूंगा कि अच्छा इसमें क्या पॉइंट रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।